हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं सौरभ प्रजापत आपका इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म LHS फिजिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा जो हमारे तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे। कौन कौन से? सबसेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसके साथ ही हमने दो अन्य टॉपिक भी देखे थे जो इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं थे लेकिन हमारे सिलेबस में थे, तो उनको पढ़ना भी जरूर था। इन पर आधारित हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन किए थे, यानी कि प्रश्नावली 1.3 के हमने जो कुछ क्वेश्चन हल करने का प्रयास किया था, जिसके हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके थे और 2 क्वेश्चन हमारे शेष बचे थे। तो आज के लेक्चर में क्या देखेंगे, जो हमारे शेष बचे हुए क्वेश्चन है उन पहले तो उनको हल करेंगे। उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही क्या है इंटरेस्टिंग है और ये एकदम इजी टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम जो हमारे समुच्चय प्रश्न क्रिया हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे और समुच्चय प्रश्न क्रियाओं को हम वे नाले के द्वारा भी समझेंगे किस प्रकार ये होती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। तो कॉपी पेन निकाल लिए और नजर एकदम बोर्ड पर। तो हम पढ़ने वाले आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यानी कि हमें सार्वत्रिक समुच्चय बताना है इन जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला है हमारे पास समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, ये हमारे पहले ये दिया है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुजों के समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय ये हमारे पास दिया हुआ है। और इनके लिए हमें क्या बताना है, सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय आप जानते हैं क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके सभी दिए हुए समुच्चय क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसके सभी दिए हुए समुच्चय क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। जो भी हमारे पास समुच्चय दिए होंगे वे जो हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ उसके सबसेट होंगे, उसके उपसमुच्चय होंगे। ये तो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, लेकिन हमने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात नहीं बताई थी कि यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको दर्शाते किस प्रकार है, उसे दर्शाते हैं कैपिटल यू के द्वारा। तो इसे नोट कर लीजिए वहां पर, जहां पर लास्ट लेक्चर में आपने बताया गया था कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया गया था कि यूनिवर्सल सेट को दर्शाते किससे हैं। तो आप नोट कीजिए कि यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू के द्वारा दर्शाते, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण तो क्या होता है समकोण होता है और शेष 2 कोण क्या होते हैं न्यून कोण। अब न्यून कोण आप जानते हैं जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाले कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे ये हमारे पास ये कोण क्या है समकोण, तो ये दोनों कोण क्या होंगे न्यून कोण। ये दोनों कोण समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। इस प्रकार से समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इसके लिए हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय बताना है कि यूनिवर्सल सेट बताना है। हम एक बात करें, जो हमारा त्रिभुजों का समुच्चय है उसमें सभी त्रिभुज आ जाएंगे, उसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज भी आ जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज भी आ जाएगा और साथ ही साथ जो इसके प्रकार है समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा और विषमबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो सकता है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज भी आते हैं। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय ये क्या हो गया हमारे, इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब दूसरे में विचार करें, दूसरे क्या है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। आप तो इसे तो आसानी से बता सकते हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज प्रकार किसका है, भाग किसका है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय होता है उसी का भाग है। तो इसके लिए भी सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि दोनों के लिए कौन सा हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय, ये हो जाएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर सॉल्व होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमारे पास कि हमारे पास एक समुच्चय दिया है ए, जिसमें अवयव है 1 3
5 और बी समुच्चय दिया है हमारे पास 2 4 6। सी कोई समुच्चय दिया है हमारे पास 0 2 4 6 और 8। प्रश्न बोल रहा है कि इन तीनों समुच्चय यानी कि समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से हमें बताना है कि कौन से इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या, ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन दिया है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6, यहां होता है कि 6 तक। दूसरा क्या है हमारे पास 5। तीसरा दिया हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद हमारे पास लास्ट दिया है इसका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास समुच्चय दिए गए। हमें इनके लिए यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट यानी देखना है कि इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट चुनने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास समुच्चय दिए गए हैं उनके पहले हम इन तीनों को मिलाकर एक नया समुच्चय बनाएंगे। फिर हम देखेंगे क्या वे जो हमारे पास नया समुच्चय आएगा इसके सभी अवयव यदि किसी समुच्चय में मिलते हैं तो तब तो क्या हो जाएगा, हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। यदि नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, हमारा सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो हम पहले इसका एक नया समुच्चय बनाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट कहां से हो रहा है, क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 0 भी आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी, 5 भी और 6 भी और 7 नहीं आ रहा है इसमें, तो 7 नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद क्या है 8। यहां पर 4 और 6 क्या है, यहाँ 2 4 6 क्या है, 2 बार आए। तो हम समुच्चय में जानते हैं कि अवयव की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं करनी है, तो यहाँ पर हम अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से नया समुच्चय हमारे पास ये बन गया। अब इसके अवयव को सभी समुच्चय से मिलान करते हैं। क्या इसे मिलान करते हैं, यदि नहीं करते हैं तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, नहीं तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 तो है लेकिन 8 नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। दूसरा है हमारा 5 क्या रिक्त समुच्चय, इसमें तो कोई अवयव नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा उपसमुच्चय नहीं हो सकता, यानी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा थर्ड है, क्या इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान है, बिल्कुल विद्यमान है। 0 1 2 3 4 5 6 और 8 सारे अवयव विद्यमान है, तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 0 1 से, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये तो हमारा उपसमुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास 3 समुच्चय दिए हुए थे और इनके लिए हमें यूनिवर्सल सेट चुनना था इन 4 ऑप्शन में से। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने तीनों को मिलाकर एक नया समुच्चय बना लिया, ये हमारे पास नया समुच्चय आ गया। फिर हमने देखा कि क्या इसके सभी अवयव किसी समुच्चय में मिलान करते हैं, यदि मिलान करते हैं तो वह हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, अन्यथा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो इससे मिलान करते थे क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक, जिसका नाम है वेन आलेख। अब आप सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये जो आपका टॉपिक आएगा वेन आलेख, ये आपके 11th में तो आता ही है, साथ ही जो आपके कंपटीशन एग्जाम जैसे एनडीए आईआईटी जेईई इसी प्रकार रीजनिंग जैसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है, वेन आलेख। वेन आरेख, इंग्लिश में बोले तो वेन डायग्राम्स। आरेख का मतलब क्या होता है, निरूपण। लेकिन निरूपण किसका होगा, यहाँ पर समुच्चय का निरूपण। अब आप सोचेंगे समुच्चय निरूपण तो हम पहले भी कर चुके हैं 2 विधियों के द्वारा। कौन कौन सी विधि, पहली थी हमारी रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, दूसरी थी हमारी समुच्चय निर्माण रूप। तो ये तीसरी विधि कौन सी आ गई, ये कोई तीसरी विधि नहीं है,
एक तरह से उन्हीं का भाग है, लेकिन इसमें क्या होगा, समुच्चय के मध्य संबंधों का निरूपण होगा। उसमें क्या हो रहा था, समुच्चय का निरूपण हुआ था, इसमें होगा समुच्चय के मध्य संबंधों का निरूपण। और किस प्रकार से होगा, वहां पर तो हो रहा था समुच्चय के रूप में निरूपण हो रहा था, अवयव के रूप में निरूपण होता, लेकिन यहाँ पर यह होगा ज्यामितीय निरूपण। ज्यामिति का मतलब कोई भी आकृति लेंगे, उनके द्वारा समुच्चय को दर्शाया जाएगा, उनमें संबंध को स्थापित किया जाएगा। अब किस प्रकार से किया जाएगा वो हम देखते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हमें इसे परिभाषा दें। परिभाषा क्या है, समुच्चयों के मध्य संबंधों का ज्यामितीय निरूपण क्या कहलाता है, वेन आरेख, यानी कि वेन डायग्राम, वेन आरेख कहलाता है। समुच्चयों के मध्य संबंधों का ज्यामितीय निरूपण क्या कहलाता है, वेन आरेख कहलाता है। अब यहाँ पर ज्यामिति की बात हो रही है, ज्यामिति में आकृतियां, कोई भी किसी भी का आकार क्या आकृति लेंगे। अब आकृति कौन कौन से लेंगे, यहाँ पर एक तो आयत लेंगे और एक लेंगे वक्र, और वक्र के रूप में सामान्यतः क्या लेंगे, हम वृत्त लेंगे। तो हम लिखते हैं इसमें एक आयत तथा एक वक्र। अब वक्र के रूप में सामान्यतः क्या लेंगे, सामान्यतः वृत्त लेते हैं। इसमें एक आयत तथा एक वक्र लेते हैं, जिसमें सामान्य रूप में क्या लेते हैं, वृत्त ही लेते हैं। अब आप सोचेंगे ये आयत और वृत्त, इन दोनों का काम क्या है, तो इन दोनों का काम को समझते हैं। ये आयत तो किसको काम होता है, आयत किसको डिनोट करता है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उसको तो आयत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जो उसके उपसमुच्चय होते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास समुच्चय दिए हुए होंगे, उनके मध्य, जिनके मध्य हमें संबंध स्थापित करना होगा, उनको किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा, वृत्त के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो हम लिखते हैं यहां पर, यहां सार्वत्रिक समुच्चय को, सार्वत्रिक समुच्चय किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, योग के द्वारा, ये आपको बताया गया बेबी। सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा, जबकि इसके उपसमुच्चयों को, इसके उपसमुच्चयों यानी कि सबसेट को, उपसमुच्चयों को किसके द्वारा, वृत्त के द्वारा, सर्कल द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब किस प्रकार से किया जाता है वो हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हम कोई यूनिवर्सल सेट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, ये क्या लेंगे, 36 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब 36 को विभाजित कौन कौन सी करती है, एक करता है, दो भी करता है, तीन भी, चार भी, पांच नहीं करता, 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 18 और उसके बाद 36। तो ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट। हम कोई एक कोई समुच्चय लें, 6 को विभाजित करने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सभी अभाज्य प्राकृत संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार से ले लीजिए आप। तो 2 और 3, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या होगी 6 को विभाजित करेगी, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी। इसके बाद हम कोई 20 समुच्चय लेते हैं। अब 20 समुच्चय लिए, क्या ले, 6 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब 6 को विभाजित कौन कौन सी करेंगे, 1, 2, 3 और 6। ये संख्याएं 6 को विभाजित करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गए, ये तो हमारे यूनिवर्सल सेट और ये हमारे 2 इसके उपसमुच्चय। अब इसको दर्शाएंगे किस प्रकार, संबंध को किस प्रकार व्यक्त करेंगे वो हम देखते हैं। पहले हम लिखेंगे एक आयत, आयत खींच दिया, इसके कोने पे लिखेंगे यू, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। आयत को यूनिवर्सल सेट के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये आपको पता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट को आयत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हम लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं
सेट के मध्य, यानी कि जो हमारे पास सेट दिए गए ए और बी, इनके मध्य संबंध स्थापित करना है। तो किस प्रकार करेंगे, पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटा सेट कौन सा है, यानी कि अवयव किस में कम है। अवयव इसमें कम है तो हम इसको ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, ए है, जिसके अवयव कितने हैं, 2 और 3। अब यहां पर देखते हैं, बी हमारा समुच्चय है। क्या ए और बी में कोई अवयव उभयनिष्ठ है, कॉमन है? बिल्कुल है, 2 और 3 यहाँ क्या है, कॉमन है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है, ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ए इज द सबसेट ऑफ बी, हुआ? बिल्कुल हुआ। यानी कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। अभी ये तो हम गणितीय रूप में लिख रहे हैं, लेकिन हमें वैनालिक के रूप में किस प्रकार दर्शाएंगे वो हम देखते हैं। यानी कि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है, तो हम बी को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है, तो बी हो गया। 2 और 3 तो आ गए। इसके अलावा कौन सा समुच्चय बच गया बीच में, कौन से अवयव बच गए, 1 और 6, तो हमने वैनालिक के द्वारा दर्शा दिया। इसके बाद हम, ये तो समुच्चय ए और बी की बात हुई है, यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट में क्या है, कौन कौन से अवयव बच गए, यहां तो सारे अवयव आ गए। एक 4 भी बच रहा है यहां पर 4, उसके बाद 9, फिर 12 और 18 और 36। तो ये क्या हो गया हमारा, वैनालिक के द्वारा समुच्चय के मध्य संबंधों का व्यक्त करना। यहाँ पर ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये तो हम गणितीय रूप में लिखते हैं, लेकिन वैनालिक के रूप में हमने चित्र के द्वारा, ज्यामिति के द्वारा बता दिया कि ये किस प्रकार से संबंधित है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं, यह जो हमारा वैनालिक जो टॉपिक चल रहा है, इसको हम जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें भी समझेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे आपको वैनालिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो हमारा अगला टॉपिक है इसका, समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं। अब समुच्चय पर संक्रियाएं कितनी है, 4 हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन ए सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। अब समुच्चय पर संक्रियाएं जिस प्रकार से आपने अभी तक 10th की है, तो 10th में आपने बीजगणित पढ़ी होगी। बीजगणित में सामान्य रूप में क्या आते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। जब भी आप दो संख्याओं को जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं या घटाते हैं, तो आपको एक नई संख्या प्राप्त होती है। अब कोई स्टूडेंट इस प्रकार का भी होगा, वो सोच रहा होगा अब अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़े या घटाएं तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें तो हमें 0 प्राप्त होता है, और 1 से गुणा करें तो क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमें इस प्रकार की संख्याएं नहीं लेनी है, हम इस प्रकार की संख्या लेते हैं जिसमें हमें नई संख्याएं प्राप्त हो, यानी कि अलग संख्याएं प्राप्त हो। तो क्योंकि हमें समुच्चयों पर संक्रियाओं को समझना है, जिसमें हमारी पहली संक्रिया कौन सी है, समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन या संघ, समुच्चयों का सम्मिलन या संघ। इंग्लिश में बोले तो यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, इसमें 2 समुच्चय लेंगे, उन दोनों समुच्चयों को मिलाकर एक समुच्चय बनाएंगे। अब किस प्रकार से बनाएंगे, सीधे तो हम बना नहीं सकते, लेकिन उनके अवयवों को मिलाकर एक नया समुच्चय बना सकते हैं। और जो भी अभिनिष्ट अवयव होंगे, कॉमन अवयव होंगे, उन्हें केवल एक बार लिखा जाएगा। यदि कोई अवयव 1 से अधिक बार आ रहा है तो उन्हें केवल एक बार लिखा जाएगा। क्योंकि हम 2 समुच्चय को मिलाकर एक समुच्चय बना रहे हैं, तो उसमें समुच्चय की प्रॉपर्टी लागू होगी। क्योंकि समुच्चय में जानते हैं कि समुच्चय में कभी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होते हैं, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये हम जानते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या है, 2 समुच्चयों ए तथा बी का सम्मिलन वह समुच्चय है
जिसमें दो समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चय ए तथा बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें समुच्चय ए तथा समुच्चय बी यानी कि ए तथा बी के सभी अवयव विद्यमान हो, सभी अवयव विद्यमान हो। दो समुच्चयों ए तथा बी का सम्मिलन वह समुच्चय जिसमें समुच्चय ए तथा बी के सभी अवयव विद्यमान हो, साथ ही तथा उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ अवयव केवल एक बार आए, केवल एक बार आए, यानी कि अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। दो समुच्चयों का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें समुच्चय ए तथा बी के सभी अवयव विद्यमान होंगे तथा उभयनिष्ठ अवयव केवल एक बार आए, तो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? समुच्चयों का सम्मिलन या संघ कहलाता है। इसे अब इसे व्यक्त किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्त किया जाता है इसे योग के द्वारा, इसे योग द्वारा व्यक्त किया जाता, व्यक्त किया जाता है। अब आप ऐसे सोच रहे हैं यह चिन्ह तो किसका है? आप इस प्रकार जरूर सोच रहे हैं यह चिन्ह तो किसका है? यूनिवर्सल सेट का। लेकिन ये है यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का सिंबल नहीं है, यानी कि उसका प्रतीक नहीं है। उसका प्रतीक तो क्या होता है? उसका चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार का होता है, कैपिटल यू, थोड़ा सा लंबा। लेकिन जो हमारा यूनियन होता है यह इस प्रकार का आता है, थोड़ा सा इस प्रकार से, यह इस प्रकार चौड़ा टाइप में आता है, इस प्रकार। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस प्रकार सोच रहे हैं जो हमारा समुच्चय का सम्मिलन होता है, एक समुच्चय को क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? ये क्या एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? क्या इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? तो हम उस पर विचार करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो हम इनमें अंतर करने का प्रयास करते हैं। पहला अंतर तो क्या है? पहला तो अंतर है इससे प्रतीक क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? इसके द्वारा। और जो हमारा यूनियन होता है, यूनियन को किसके द्वारा व्यक्त करेंगे हम? इसके द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा अंतर क्या है? दो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है? जो हमारे पास समुच्चय दिए हुए होंगे ए और बी, उनके अवयवों को मिलाकर एक नया समुच्चय बनाया जाएगा। और उभयनिष्ठ अवयव क्या होंगे? एक से अधिक बार नहीं आएंगे, केवल एक बार आएंगे। इनके अलावा कोई अवयव हो सकता है सम्मिलन में? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी कि समुच्चय का सम्मिलन में क्या होगा? केवल समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के अवयव होंगे, इनके अलावा कोई भी अवयव नहीं होगा। जबकि यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें जो हमारे पास समुच्चय दिए गए उनके अवयव तो होंगे ही, साथ ही साथ हम देखें तो उसके अलावा भी अवयव हो सकते हैं। जरूर नहीं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा समुच्चयों का जो सम्मिलन है वह यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है, कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि सम्मिलन इज लेस देन एंड इक्वल टू सार्वत्रिक समुच्चय। तो आप समझ में आ जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारे बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन दिया है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12। समुच्चय दिया गया है समुच्चय ए 2 4 6 8। बी समुच्चय दिया गया हमारा बी क्या है? 6 8 10 और 12। हमें पूछ रहा है कि ए यूनियन बी निकालना है। तो आपको समझ में आ गया होगा और आपने हल भी कर लिया होगा किस प्रकार से इसे करना है। हमें क्या करना है? दो समुच्चय के अवयवों को मिलाना है। जो भी अवयव कॉमन आएंगे उन्हें क्या करना है?
सिर्फ एक बार लिखना है, एक से अधिक बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पर कॉमन अवयव कौन कौन से हैं? 6 और 8, तो इन्हें केवल एक बार लिखेंगे हम। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13। प्रश्न है हमारा, समुच्चय दिया गया है AEIOU, यानी कि अंग्रेजी में मान लगे स्वरों का समुच्चय। बी दिया गया है हमारे पास A, I और U, ये हमारे पास इस प्रकार दिया है और सिद्ध करवाया है कि दर्शाइए कि A यूनियन B इक्वल टू A, ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करते हैं किस प्रकार से? हम A यूनियन B निकालते हैं, क्या वो देखते हैं कि अब समुच्चय A के बराबर आएगा, तो A यूनियन B निकालते हैं। A यूनियन B क्या होगा? यहाँ पर कॉमन अवयव कौन कौन से हैं? A भी कॉमन है, I भी कॉमन है, U भी कॉमन है, यानी कि जो हमारे पास समुच्चय दिए गए उसके सभी अवयव क्या है? कॉमन है। तो कॉमन आएंगे तो जो भी कॉमन अवयव उनके केवल एक बार लिखा जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा हमारा समुच्चय AEIO और U। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या समुच्चय के बराबर है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर A यूनियन B किसके बराबर है? बराबर आ रहा है समुच्चय A के बराबर है, यानी कि हमारा जो हमारे पास दिया गया है क्या होता है? सिद्ध होता है, यानी कि हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हल करने के बाद हमारे पास जो समुच्चय दिया हुआ होगा, जो हमारे पास समुच्चय का सम्मिलन है, हम उसकी सेकंड डेफिनेशन देंगे। पहले हम एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर उसके आधार पर इसकी सेकंड डेफिनेशन देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारा, क्या है? समुच्चय दिया गया है X राम सीता, राम गीता और अकबर, यह हमारे पास समुच्चय दिया गया है। और कक्षा 11 क्या है? विद्यार्थी, यानी 11th क्या है? विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी। लेकिन टीम कौन सी है इनकी? टीम है हॉकी। इसी प्रकार हमारे पास वाई समुच्चय दिया गया है, जिसमें अवयव हैं गीता, डेविड एंड अशोक। ये भी क्या है? 11th के विद्यार्थी है। लेकिन इनकी टीम कौन सी है? टीम है इनकी फुटबॉल। अब हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि X यूनियन Y ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। यानी कि X यूनियन Y हमें ज्ञात करना है और इस समुच्चय की हमें व्याख्या करनी है कि कौन से खिलाड़ी तो हॉकी टीम में है, कौन से खिलाड़ी फुटबॉल टीम में है और कौन से खिलाड़ी दोनों में है। इस प्रकार से हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो X यूनियन Y ज्ञात करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं क्या इन दोनों में कोई अवयव कॉमन है? बिल्कुल है। यहाँ पर गीता क्या है? कॉमन है। तो इसे केवल हम एक बार लिखेंगे, ना कि एक से अधिक बार। राम, गीता, अकबर, डेविड एंड अशोक। यह क्या हो गया हमारा? A यूनियन B। अब हमें इस समुच्चय की व्याख्या करनी है। तो यहां पर हम देखते हैं जो हमारे पास राम और जो अकबर है, वैसे सारे विद्यार्थी क्या है? कक्षा 11 के विद्यार्थी है। ये तो हम क्या लिखेंगे? कक्षा 11 के विद्यार्थी है। लेकिन जो राम और अकबर हैं वह हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। वैसे तो गीता भी क्या है? हॉकी टीम के खिलाड़ी है। लेकिन जो ये गीता है वो क्या है? फुटबॉल के भी खिलाड़ी है। तो हम पहले हम विचार करते हैं दोनों पर। राम और अकबर क्या है? हॉकी टीम के खिलाड़ी और कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार हम देखें डेविड और अशोक क्या है? कक्षा 11 के विद्यार्थी तो हैं लेकिन फुटबॉल टीम में हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा समुच्चय है यानी कि A यूनियन B दिया है, इसमें क्या है? या तो अवयव क्या हो, या तो अवयव हॉकी टीम में, या तो समुच्चय A में हो सकते हैं यानी कि समुच्चय X में हो सकते हैं, या समुच्चय Y में हो सकते हैं। और एक अवयव हमारे पास इस प्रकार है कि जो हमारे पास गीता है जो क्या है? दोनों टीमों के खिलाड़ी है। यानी कि राम और अकबर तो क्या है? एक टीम के खिलाड़ी हैं और डेविड और सब क्या है? एक टीम के खिलाड़ी हैं। और जो ये गीता दी हुई है वो क्या है? दोनों टीमों की खिलाड़ी है। तो हम इस समुच्चय की व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं? ये देखते हैं हम यहाँ X यूनियन Y में, X यूनियन Y में कक्षा 11 के विद्यार्थी,
कक्षा 11 कक्षा 11th के विद्यार्थी या तो हॉकी टीम में है, हॉकी टीम में है या फुटबॉल टीम में है। या तो फुटबॉल टीम में हो सकते हैं या हॉकी टीम में हो सकते हैं। फुटबॉल टीम में हैं, या फिर इस प्रकार भी हो सकता है कि कोई खिलाड़ी क्या हो, दोनों टीमों में हो। यहां पर गीता क्या है, दोनों खिलाड़ियों में, दोनों टीमों में है, या दोनों टीमों में भी हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी अगली परिभाषा देखते हैं कि क्या होगी। तो इसे नोट कर लिया होगा आपने। तो अब देखते हैं हम समुच्चय की सेकंड डेफिनेशन क्या है, यानी कि समुच्चय के सम्मेलन की सेकंड डेफिनेशन क्या है। सेकंड डेफिनेशन। अब सेकंड डेफिनेशन क्या है, तो हम देखते हैं दो समुच्चयों, अब समुच्चय कौन से, ए और बी ले लेते हैं। ए तथा बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें, दो समुच्चयों का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें जिसके सभी अवयव या तो समुच्चय ए में है, या समुच्चय बी में है, समुच्चय बी में है, या फिर दोनों में भी हो सकते हैं, ये हमारी इसकी सेकंड डेफिनेशन। तो दो समुच्चयों का, समुच्चय ए तथा बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसके सभी अवयव या तो समुच्चय ए में होंगे या समुच्चय बी में होंगे, या फिर दोनों में भी हो सकते हैं। ये हमारी इसकी सेकंड डेफिनेशन होगी। अब इसे व्यक्त किसके द्वारा करें, ए यूनियन बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिए। x इज बिलोंग्स टू ए और x इज बिलोंग्स टू बी, ये इस प्रकार से है। एक बार ऊपर ले लिया। तो दो समुच्चयों का सम्मिलन, यानी दो समुच्चयों ए तथा बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसके सभी अवयव या तो समुच्चय ए में होंगे या समुच्चय बी में होंगे, या फिर दोनों में भी हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसे व्यक्त किसके द्वारा करें, व्यक्त किस प्रकार करें, वो हम देखते हैं। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिए। एक्स, ये समुच्चय निर्माण लिखते हैं, एक्स इज बिलोंग्स टू ए, एक्स इज बिलोंग्स टू बी। अब यहां पर आप सोचेंगे x इज बिलोंग्स टू ए, तो क्या x इज बिलोंग्स टू बी होगा? बिल्कुल होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा ए यूनियन बी मतलब इसमें ए समुच्चय बी दोनों के अवयव विद्यमान होंगे। तो यदि समुच्चय जो हमारा x जो अवयव है समुच्चय ए से बिलोंग करता है तो समुच्चय बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी की बात हो रही है, इसमें दोनों अवयव आएंगे। और यहाँ जब भी यूनियन की बात होगी तो वहां पर बीच में क्या आएगा, या का चिन्ह, या अथवा इस प्रकार का चिन्ह आएगा, या लिखा हुआ आएगा। या इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आने वाला है सर्वनिष्ठ, उसमें क्या आएगा और, जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पर याद रहना, जब भी यूनियन की बात होगी तो वहां पर बीच में क्या लिखा हुआ आएगा, या अथवा। और जो हमारा सर्वनिष्ठ होगा, इंटरसेक्शन होगा, उसमें लिखा आएगा और लिखा हुआ आएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, देखते हैं कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं।
अब प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहली हमारी क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय आप जानते हो कि क्रम विनिमय मतलब इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, किसी भी क्रम में कोई भी संख्या लगाएं तो वही हमें संख्या प्राप्त हो। जैसे 2 + 1 कितना होगा? 2 कितना होगा? 3। इसी प्रकार 1 + 2 कितना होगा? 3 ही प्राप्त होगा। 2 × 1 = 2 और 1 × 2 भी क्या होगा हमारे पास? 2 ही होगा। यहाँ पर क्रम का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर 2 को बाद में ले जाओ, पहले ले जाओ, वही हमें संख्या प्राप्त होगी। कौन सी? 3। तो क्रम में इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, यानी कि A यूनियन B = B यूनियन A। एक क्वेश्चन मुझे ले लेते हैं 1 और 2 और B को ऐसे मुझे ले लेते हैं 2 और 3। तो A यूनियन B निकाले तो कितना हो जाएगा इनका? 1 2 और 3। इसी प्रकार B यूनियन निकाले तो कितना हो जाएगा? 2 3 1। दोनों बराबर हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। दूसरा था हमारा साहचर्य, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम है A यूनियन B यूनियन C। इसी प्रकार हमारे पास A यूनियन B यूनियन C। ये किसके ये अब इसे देखते हैं किस प्रकार से हो गए। अब इसमें 3 समुच्चय है A B C, हम इसी समुच्चय भी ले लेते हैं। C ले लिया हमने 3 4 और 5, इस प्रकार से ले लिया। तो अब पहले हम क्या निकालेंगे? B यूनियन C। B यूनियन C, B यूनियन C कितना होगा? 2 3 4 और 5। इसी प्रकार A यूनियन B यूनियन C, वो कितना होगा हमारे पास? ए कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास दिया हुआ है। ये हमारे पास समुच्चय आएगा। इसको आपको स्वयं को हल करना है और देखना है क्या जो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या वह इसके बराबर आएगा। यदि वह इसके बराबर आता है तो क्या होगा? हमारे साहचर्य नियम का पालन होगा। आप देखेंगे जब आप इसको हल करेंगे तो आपको ये पास यही आएगा और तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह इसमें साहचर्य नियम का पालन होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला नियम, तत्समक, तत्समक नियम। अब तत्समक नियम क्या होता है? तत्समक नियम मतलब तत्समक अर्थ क्या होता है? अब किसी भी संख्या में कोई संख्या लगाएं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 2 में क्या जोड़े कि हमें 2 ही प्राप्त हो जाए? 0 जोड़ दें। 2 को किसी संख्या से गुणा करके हमें 2 ही प्राप्त हो जाए, 1 से गुणा कर दें, यानी कि योग के लिए तत्समक कौन सा है? 0 और गुणा के लिए 1। तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो किस प्रकार से? अब एक कोई हमने समुच्चय ले लिया, इसका यूनियन लिया हमने। यूनियन किसके साथ लें कि हमें यही प्राप्त हो जाए? हमें इसका यूनियन इस प्रकार से लेना है कि हमें क्या प्राप्त हो? यही संख्या प्राप्त हो जाए। तो वह क्या हो सकता है? हम 5 ले लें, 5 में तो कोई अवयव नहीं है, तो इसका यूनियन लेंगे तो क्या होगा हमारे पास? यही प्राप्त होगा, क्योंकि 5 में तो कोई अवयव नहीं है। अब अवयव को मिलाना है तो हम केवल एक के अवयव को मिलाएंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला नियम है वर्ग सम का नियम, वर्ग सम का नियम। यह है हमारा वर्ग सम का नियम। अब वर्ग सम का नियम क्या होता है? जब भी हम दो संख्याओं जब भी हम देख वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, यानी कि हम 2 संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, समान संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं वर्ग में। इसी प्रकार 3 गुणा 3। तो वर्ग सम में क्या होगा? वर्ग सम में नियम 2 समुच्चय लेंगे। अब यहाँ पर समुच्चय की बात होगी, समुच्चय चल रहा है क्योंकि समुच्चय की बात होगी। 2 समुच्चय लेंगे और उनमें संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया कौन सी लगाएंगे? संक्रिया कौन सी चल रही है? हमारी समुच्चय का सम्मिलन चल रही है, तो वही हमें संक्रिया लगाएंगे, यूनियन वाली संक्रिया लगाएंगे। ए यूनियन ए क्या हो जाएगा हमारे पास? ए। 2 समान समुच्चयों का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए ही प्राप्त होगा। वही से अब क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि यहाँ पर जो ए में वो इसी अवयव इस में भी क्या होंगे? अविद्यमान होंगे, यानी कि अवयव क्या पुनरावृत्ति हो रही है, अवयव की पुनरावृत्ति करनी नहीं है, तो हमारे पास समुच्चय ए ही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम देखें 5वां नियम। हम कोई समुच्चय ले लें, यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, जिसका यूनियन लिया हमने ए के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा? अब यूनिवर्सल सेट है तो उसमें समुच्चय ए के सभी विद्यमान होंगे, बिल्कुल होंगे, तो हमारे पास इसका यूनियन क्या होगा? यू ही प्राप्त होगा। तो इसके प्रॉपर्टीज ये हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप में, यानी कि इसकी जो अगली संक्रिया है उसकी ओर चलते हैं।
तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसकी अगली संक्रिया है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जो एकदम इजी है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता क्या है? इंग्लिश में लिखे तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि सर्वनिष्ठ यानी कि दो समुच्चय लेंगे, उनमें जो कॉमन अवयव आएंगे वही क्या कहलाएंगे? हमारे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। यानी कि दो समुच्चयों ए तथा बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है जो दोनों समुच्चयों, अब समुच्चय कौन कौन से? समुच्चय ए और बी समुच्चयों में उभयनिष्ठ होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसे दर्शाया किसके द्वारा जाता है, ये व्यक्त किसके द्वारा किया जाता है? इसे जो हमारे पास उल्टा यू होता है उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि सर्वनिष्ठ द्वारा व्यक्त किया जाता है, इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसे किस प्रकार दर्शाते हैं। जैसे दो समुच्चय हैं तो उनके मध्य सर्वनिष्ठ को दर्शाने के लिए तो ए इंटरसेक्शन बी इस प्रकार दर्शा सकते हैं। उसे किस प्रकार व्यक्त करेंगे? समुच्चय निर्माण विधि में x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू बी। अब सर्वनिष्ठ की बात हो रही है ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका कॉमन पार्ट आएगा। यदि x ए से बिलोंग करता है तो x बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इनका कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा? मैंने पहले बताया था, यहाँ पर कौन आएगा? और का चिन्ह और आएगा। यहाँ पर जब भी यूनियन की बात होगी वहां पर या तो आएगा, और जब भी इंटरसेक्शन की बात होगी तो वहां पर और आएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। अब देखते हैं हमारे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारे, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 है उसमें दिया है उदाहरण 12 के सभी उदाहरण 12 के समुच्चय ए तथा बी पर विचार कीजिए और ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उदाहरण 12 था हमारा, जिसका समुच्चय थे ए 2 4 6 8 इस प्रकार का था, और बी था हमारे पास 6 8 10 और 12 हमारे पास दिया, और इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है। दोनों को मैं पार्ट देखना, कॉमन पार्ट कौन सा है? 6 और 8, तो ये हमारा आंसर होता है, एकदम इजी। ये कौन सा था हमारा? 15। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 क्या दिया हमारे पास? उदाहरण 14 के समुच्चय x और y पर विचार कीजिए और x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। उदाहरण जब हमारा 14 था उसका समुच्चय था x, उसमें दिए हुए थे हमारे अवयव राम, गीता एंड अकबर, जो क्या थे? 11th के विद्यार्थी थे, लेकिन टीम कौन सी थी इनकी? टीम थी हॉकी। वाई समुच्चय दिया हुआ हमारे पास, जिसका समुच्चय है अवयव है गीता, डेविड और अशोक, ये हमारे पास दिए हुए हैं। ये भी 11th के विद्यार्थी हैं, लेकिन टीम कौन सी है? फुटबॉल। अब क्वेश्चन बोल रहा है x इंटरसेक्शन y ज्ञात करो, तो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है यहाँ पर? गीता। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये होगा हमारा आंसर, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है हमारा?
समुच्चय दिया है ए, जिसके अवयव हैं 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बी समुच्चय दिया है हमारे पास 2 3 5 7, ये हमारे पास समुच्चय दिया गया और पूछ कह रहा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। ये हमें ज्ञात करना है और साथ ही साथ हमें सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, यानी कि इसका मान किसके बराबर होगा, समुच्चय बी के बराबर होगा। अब किस प्रकार होगा वो हम देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर 2 3 और 5 और 7, यानी कि जो समुच्चय बी है उसके सभी अवयव क्या है, कॉमन आ रहे हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन आ रहा है, 2 3 5 7, जो किसके बराबर है, समुच्चय बी के बराबर है। ये हमारे समुच्चय बी के बराबर है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, सिद्ध होता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, यानी कि हैंस प्रूव्ड, जो हमारे पास दिया गया है हमारा सिद्ध होता है, हैंस प्रूव्ड, ये हमारे पास सिद्ध होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, उससे पहले हम देखते हैं जो हमारा यूनियन था उसको हमने वेन आलेख के द्वारा किस प्रकार दर्शाई, वो हम एक बार देख लेते हैं। वैसे तो हमने बता दिया था, लेकिन जैसे दो समुच्चय होंगे हमारे इस प्रकार से, यहां पर क्या होगा, ये इस प्रकार से होगा, ये हमारा यू होगा, ये हमारा समुच्चय ए होगा, ये हमारा समुच्चय बी हो गया। तो ये तो क्या था हमारा ए यूनियन बी, यानी कि जो हमारा पूरा पार्ट था ये क्या था हमारा ए यूनियन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, यहां पर देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर दो समुच्चय लेंगे, ये हमारे U है यानी कि यूनिवर्सल सेट, जो ये हमारा B का पार्ट होगा, कॉमन पार्ट होगा समुच्चय A तथा समुच्चय B का, वो क्या कहलाएगा हमारा A इंटरसेक्शन B। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, वही प्रॉपर्टीज आएंगी इसकी। अब प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, अब क्रम विनिमय में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी तो बी इंटरसेक्शन ए, ये इस प्रकार से होगा। आप एग्जांपल ले जैसे 1 और 2 और बी है हमारे पास 2 और 3, इसी प्रकार सी ले लेते हैं 3 4 5, ये हमारे पास समुच्चय दिए गए हैं। आपको स्वयं को करना है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, यदि दोनों बराबर आते हैं तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके बाद हमारा दूसरा है साहचर्य। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सवाल भी आपको, ये जो हमारे पास दिया गया है इसको भी आपको स्वयं हल करना है। पहले आप बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे, जो इसमें कॉमन आएगा उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे यह आ जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। यदि दोनों बराबर आते हैं, दोनों बराबर आते हैं तो वह हमारा साहचर्य नियम का पालन होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपको इसका अगला है वर्ग सम का नियम। वर्ग सम का नियम, वर्ग सम का नियम, वर्ग सम यानी कि समान संख्या लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर्टीज कौन सी लगेगी, यानी कि संख्या कौन सी लगेगी, इंटरसेक्शन वाली, ए इंटरसेक्शन ए, कितना आएगा, ए आएगा। जब दो कोई समुच्चय लेंगे तो उनमें सारे समुच्चय, सारे अवयव क्या होंगे, समान होंगे, बिल्कुल होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास फाई तथा यू का नियम। अब ये कौन कौन सा है, जैसे समुच्चय ए ले लेते हैं, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं फाई के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फाई तो क्या है रिक्त समुच्चय, ए क्या है कोई समुच्चय जिसमें कोई ना कोई अवयव जरूर होगा। फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, इसमें तो कोई अवयव भी नहीं है और इसमें क्या है, अवयव है, यानी कि इसमें कॉमन क्या आएगा, केवल फाई आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि फाई में कोई अवयव भी नहीं है तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसी प्रकार यू का नियम, तो यू का नियम क्या होगा, यू
इंटरसेक्शन फाई के साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा फाई। इसी प्रकार हम ये लेते हैं, ए के साथ लेते हैं, हमारे पास क्या होगा। अब जो हमारा यूनिवर्सल सेट है तो इसमें ए के सभी विद्यमान होंगे तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, ए हमारा कॉमन आ जाएगा। तो इसकी फोर्थ क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम क्या है, वितरण नियम एक तरह से प्रसार। अब प्रसार किस प्रकार से करना है, ये हमारे पास दिया हुआ होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब खोलेंगे किस प्रकार से, पहले हमारे पास ए दिया हुआ है ये लिख लेंगे, इसके बाद किसका चिन्ह है, इंटरसेक्शन का। अब इंटरसेक्शन के बाद क्या है, बी, ये लिख दिया, इसके बाद इसके कोष्ठक लगा दिया। बी के बाद चिन्ह कौन सा है, यूनियन का। अब ए को इससे तो इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से ये वितरण नियम हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए और आप इसे चेक भी कर सकते हैं। इन जो मैंने उदाहरण बताए हैं उनके द्वारा इनको आप सिद्ध भी कर सकते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर यह पसंद आया होगा। यदि इस लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट जरूर शेयर करें, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। और आपको जो हमारे लेक्चर से संबंधित जो पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और नोट्स प्राप्त करें। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।